नमस्कार साथियों मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो साथियों, इस सेशन में आज हम बात करेंगे इंडियन फोक सॉन्ग के बारे में, यानी भारतीय लोक संगीत या लोकगीत किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने एक अपने पिछले लेक्चर में यानी आपको बताया था इंडियन फोक टेल्स के बारे में, यानी जो भारतीय लोक कथाएँ या कथा है तो किसे कहते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इंडियन फोक सॉन्ग के बारे में, यानी जो भारतीय लोक संगीत लोकगीत हैं। तो दोस्त इस पर हम तमाम से चर्चा करेंगे उन सभी बातों की, जो लोकगीत यानी हर स्टेट में कौन कौन से उनके द्वारा लोकगीत अपनाए जाते हैं और क्यों अपनाए जाते हैं, उन सभी तमाम रीजंस को यानी कारण को हम आपके सामने साझा करेंगे। तो वही बात शुरू करने से पहले दोस्तों, हम आपको सबसे पहले यानी जो लोकगीत यानी जो फोक सॉन्ग का मतलब आखिर है क्या, उसके बाद हम आपको तमाम उन सभी बातों के साथ ले चलेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले यानी जो लोकगीत किसे कहते हैं, यानी लोक संगीत। पहले तो ध्यान रखना दोस्तों, लोकगीत एक ही होता है, लोक संगीत। संगीत का मतलब दोस्तों सा यानी संग, यानी कई लोगों के द्वारा जो गीत गाया जाता है दोस्तों उन्हें संगीत कह देते हैं, है ना। लोगों के द्वारा गीत गाता है तो लोकगीत। तो ये तो नॉर्मल है, आप इसे अच्छे से समझ जाना। तो बात कर लेते हैं कि लोकगीत कहते किसे हैं। तो लोकगीत से अभिप्राय उन गीतों से हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता या गाता है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि लोकों द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो दोहराने की बात नहीं है, आप आराम से समझ जाएंगे कि जो लोकगीत होते हैं दोस्तों वो कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल लूँ, जीता जागता उदाहरण, आप जागरण देखते हो तो जागरण में दोस्तों माताओं के गाने या गाए जाते हैं, वो दोस्तों क्या मतलब कई लोगों के समूह के द्वारा वहाँ पर गाए जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकगीत से अभिप्राय उन गीतों से है जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज या लोक समाज गाता है, उन्हें ही क्या दोस्तों लोकगीत कहते हैं। वो चाहे तो भगवान की प्रार्थना करते हुए या किसी पुजारी या किसी मतलब विधाता की प्रार्थना करके दोस्तों वो गाए जाते हैं, या किसी के उद्देश्य को लेकर, ये सभी ऐसे होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम दोस्तों लोकगीत का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि इसकी जो शुरुआत है कैसे हुई और कहाँ से मानी जाती है। ठीक है, आप अपनी जो आंसर राइटिंग में ना अच्छे से लिख सकते हैं। तो जान लेते हैं कि लोकगीत का जो इतिहास है वो किस प्रकार रहा। भारतीय गीत या संगीत का सर्वाधिक विकास भक्ति स्थलों पर बजाए जाने वाले संगीत से प्रभावित रहा है। यानी ध्यान रखना दोस्तों, जो भारतीय लोकगीत संगीत का जो फॉर्मेशन है, कह सकते हैं कि जो सबसे पहले मतलब इनका जो परिणाम मिलता है ना, जो भक्ति स्थल होते हैं। भक्ति स्थल का मतलब दोस्तों या तो कोई ऐसे, जैसे एग्जाम्पल लो, कोई भगवान यानी कोई भगवान से रिलेटेड कोई जगह दोस्तों महत्वपूर्ण रही, यानी कोई भगवान, जैसे बात करें तो केदारनाथ में शिव जी का है, यानी उनका जो पवित्र स्थल माना जाता है। तो वहाँ पर जो भी तमाम गीत गाए जाते हैं उनकी उपासना को लेकर, वही क्या दोस्तों लोकगीत होते हैं। तो ये कहने का मतलब यही है कि भारतीय जो गीत है सर्वाधिक विकास जो है ना भक्ति स्थानों पर बजाए जाने वाले संगीत से प्रभावित रहा है, जिसका वर्णन हमें उत्तर वैदिक काल यानी जो पोस्ट वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है, जो 1500 ईसा पूर्व यानी जो बिफोर क्राइस्ट है BC में देखने को मिलता है। इसका आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हर देखो किसी चीज़ ना हिस्ट्री लिखनी ज़रूरी होती है, उसका दोस्तों हम परिचय लिखेंगे कैसे कैसे, है ना। तो ये ध्यान रखना, भक्ति स्थलों पर बजाए जाने वाले जो संगीत से ही प्रभावित रहे अधिकतर लोकगीत। कौन से? भारतीय लोकगीत। ओके, द्वितीय शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बीच संस्कृत में लिखा प्रबंध गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, जो 2nd सेंचुरी है, ठीक है, उसमें जो और 7वीं सेंचुरी के बीच जो संस्कृत में लिखा गया था ना एक प्रबंध गीत, वो सबसे ज़्यादा उस समय क्या लोकप्रिय था। इसको आप थोड़े अच्छे से ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं। यह भारतीय संगीत के स्वर्ण युग माने जाने वाले गुप्त काल के आगमन तक जारी रहा। यानी जो ये प्रबंध गीत था संस्कृत में सबसे पहले द्वितीय संस्कृति में जो लिखा गया था, ये दोस्तों इसका जो एग्जिस्टेंस है ये कब तक रहा था। तो बात करें, जैसे इसमें बताया कि जो गुप्ता पीरियड था, यानी जब गुप्ता पीरियड की शुरुआत हुई थी, ठीक है, जब तक इसका क्या एग्जिस्टेंस रहा था, और जब ही ये मतलब एक स्वर्ण यानी गोल्डन पीरियड के रूप में जाना रहा था। कब तक? गुप्त काल के आगमन तक जारी रहा था। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ओके, आगे बात कर लेते हैं। भरत द्वारा लिखित जो नाट्य शास्त्र है पहली रचना थी। ध्यान रखना दोस्तों, भरत द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र पहली रचना थी जिसमें संगीत विधा के विषयों को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया है। इसमें संगीत पर कई
महत्वपूर्ण अध्याय हैं, विशेष रूप से वे जिन्होंने सप्तक की पहचान की और इनकी 22 कुंजियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। इन 22 कुंजियों में श्रुतियों को रूप में पहचाना गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भरत के द्वारा जो सबसे उनके द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र पहली रचना थी, जिसमें संगीत का एक कह सकते हैं कि बहुत सबसे ज़्यादा वहीं से जिक्र हमें मिलता है, जिनकी वर्तमान में देखें तो जो सप्तक की पहचान कराते हैं, इनकी 22 कुंजियाँ भी हैं जो विस्तृत रूप से हमें बताती है जानकारी उस समय की जो लोक गीत हो यानी जो संगीत है उनके बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो लोक संगीत है उसका थोड़ा परिचय भी जान लेते हैं कि भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव है और कैसे देखने को हमें मिलता है। भारतीय लोगों के जीवन में संगीत हमेशा एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता ने लोक संगीत के विभिन्न रूपों में बहुत योगदान दिया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत में हमें पता है कि विभिन्नताओं में भी एकता है, तो उसमें जो संस्कृत विविधता यानी हमें पता है कि हर स्टेट के कल्चर अलग है। ठीक है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो या साउथ इंडिया की बात कर लो, हर किसी के पहनावा, खाना पीना, वेशभूषा सब में अंतर है। ठीक है ना, संस्कृत विविधता में लोक संगीत विभिन्न रूपों में बहुत योगदान रहा है हर किसी का। जैसे महाराष्ट्र में पांडिनी, बेहू गोटा, असम में, तो हर किसी के दोस्तों लोक संगीत भी अलग अलग मनाए जाते हैं भाषा के आधार पर। ओके, तो इनको ध्यान रखना। भारत में लगभग हर क्षेत्र का अपना अपना लोक संगीत है जो जीवन के तरीके को दर्शाता है। संगीत किसी भी संस्कृति की आत्मा होती है जिसका उद्भव शास्त्रीय संगीत से हुआ है। ये तो दोस्तों बड़ी अच्छी बात है कि जो संस्कृत है हर किसी का अलग का स्टेट होता है, हर किसी जो स्टेट का एक अलग फेस्टिवल होता है। जैसे बात करूँ तो पंजाब की गिद्दा भांगड़ा, गुजरात का दोस्तों बात करें तो हम डांडिया, ये प्रमुख है वहाँ पे। बिहू दोस्तों असम का, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, पोंगल ये दोस्तों आंध्र प्रदेश, कथकली बात करें तो दोस्तों ये जैसे केरल का। तो सब हर किसी के अपने अपने कल्चर्स हैं, यानी लोक संगीत है जो जीवन के तरीके को दर्शाता है कि हाँ वो उसमें कैसे वो जीवन व्यापन करते हैं, वो संगीत के माध्यम से क्या उस संगीत में दर्शाते हैं। जैसे गढ़वाली दोस्तों उत्तराखंड में, तो अपने अपने अलग अलग संगीत हैं। ओके, तो संगीत किसी भी संस्कृति की आत्मा होती है जिसका उद्भव शास्त्रीय संगीत से हुआ है। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय लोक संगीत देश के लिए उतना ही पुराना हो सकता है। मिसाल के तौर पर मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित लोक संगीत पंडावनी को हिंदू महाकाव्य महाभारत जितना पुराना माना जा सकता है। यानी जो भारतीय लोक संगीत को इतना पुराना माना जा सकता है, जैसे भारतीय लोक संगीत में अभी वर्तमान में जो पंडवनी है वो इतना पुराना माना जाता है जैसे हिंदू महाकाव्य है जो महाभारत जितना पुराना है ना। यानी महाभारत जो हिंदू महाकाव्य जो महाभारत जितना पुराना है वो दोस्तों उतना पुराना दोस्तों कौन सा लोक संगीत है? पंडावनी। तो इसके समान यानी महाभारत के समान दोस्तों पंडावनी उतना ही पुराना है जितना महाकाव्य है। ठीक है, ये भी इस बात का आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, पंडावनी का विशेष यानी जो पंडावनी जो है उसमें विषय यानी उनका सब्जेक्ट क्या है, यानी जो पंडावनी में लोकगीत गाए जाते हैं उसमें विषय क्या है? विषय का किसके तौर पर वो गाया जाता है, किसकी याद में गाया जाता है, क्यों गाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना। पंडावनी का विषय महाभारत के एक प्रमुख चरित्र भीम की वीर गाथा से संबंधित है। यानी जो भीम शक्तिशाली थे महाभारत में अपने गदा को लेकर भी, तो उनकी जो वीर गाथा यानी उनसे संबंधित जो पंडावनी लोकगीत गाया जाता है। हम तो कह सकते हैं कि पंडावनी गीत महाभारत के किस चरित्र पर आधारित है, तो भीम की वीर गाथा पर है। यानी जो इतने वीर बहादुरशाली थे उन पर ये आधारित है पंडावनी लोकगीत। क्योंकि पंडावनी की विषय वस्तु सदियों से समान रही है, यानी बदली नहीं है, एक ही समान रही है, इसलिए यह सदियों पुराना लोक संगीत महाभारत के समान पुराना माना जाता है। इसलिए ही माना जाता है जैसे महाभारत में कोई चीज़ नहीं आया ना, जैसे पहले लिखी गई थी उसमें उस समय जो भी पंडावनी थी वो भी सेम ऐसी चल रही है, यानी पैरेलल है, बिल्कुल चेंज नहीं आए। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसे सबसे पुराना माना जाता है महाकाव्य जो हिंदू महाकाव्य है महाभारत के अनुसार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में लोकगीतों का बड़े पैमाने पर मनोरंजन प्रयोजनों के लिए और शादियों, बच्चों के जन्म दिवस, त्योहार आदि स्थलों सहित विशेष आयोजनों के लिए उपयोग किया जाता था। ये दोस्तों पहले तो किसी महान योद्धा या किसी शक्तिशाली विशेष वर्ग के उसमें अपनाया जाता था, लेकिन आज वर्तमान समय में दोस्तों लोक संगीत इतना पॉपुलर हो गया है कि चाहे शादियाँ हो या बच्चे के जन्म दिवस हो या त्यौहार हो, तो सब में क्या दोस्तों एक मनोरंजन, एक हम कह सकते हैं खुशहाल के रूप में दोस्तों हर किसी ग्रुप या किसी समुदाय कम्युनिटी में दोस्तों ये अपनाया जाता है लोक संगीत को।
ठीक है, हर स्टेट में, जो वर्तमान यानी वर्ल्ड में कितना फेमस हो चुका है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है ना। प्रमुख सूचनाओं को, है ना, ये दिन विशेष आयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रमुख सूचनाओं को पारित करने के लिए लोकगीतों का उपयोग भी किया जाता है। यानी जो लोकगीत होते हैं दोस्तों, हमें या तो किसी की कहानी पर आधारित होते हैं या किसी योद्धाओं के जो भी स्ट्रगल रहा है उनके बिहाव पर होते हैं। जैसे झांसी की रानी का जो सॉन्ग है वो मतलब उनकी जो वीर गाथाओं को बताया कि उन्होंने कैसे भारत में अपना एक महिला होने के नाते पूरा अपना जो सारा तमाम मतलब भारत देश को आज़ाद से यानी जो ब्रिटेन को अपने भारत से भगाने के लिए उनकी जो भी साहस रहा है, उस समय जो उनके गीतों के द्वारा दोस्तों क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र होता रहता है। तो वो सभी दोस्तों क्या है, लोकगीतों का उपयोग करके ही होता है। ठीक है, जैसे मूवी में कोई गाना है तो स्टोरी को हम एक दूसरी पीढ़ी से एक स्लोगन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को समझाते रहते हैं। ओके, क्योंकि लोगों के पास प्राचीन जानकारी को संरक्षित करने के लिए एक ठोस सामग्री नहीं थी, क्योंकि उस समय दोस्तों हमें पता था ना तो कोई आर्काइव से यानी ना कोई डॉक्यूमेंट्री थी। उस समय कुछ बस वही होती थी कि मुंह से सुनी हुई बातें पर हम विश्वास करते। और आज भी दोस्तों यानी जो ओरल बातें होती है, कोई लिखी तो है नहीं प्रमाण, लेकिन हाँ सदियों पुरानी उनकी ट्रेडिशन चली आ रही है कि मुंह सुनी बातें पर विश्वास करना है। क्योंकि उस समय क्या प्राचीन जो जानकारी को संरक्षित करने की कोई ऐसी व्यवस्था या साधन वहाँ रिसोर्सेज नहीं थे जिनको वर्तमान में उन चीज़ों को देख के अगर हम बात करें तो इसलिए आजकल दोस्तों वर्तमान में जो माइथोलॉजी बातें वो अपनाई जाती है अधिकतर। ठीक है, तो इनका भी थोड़ा आप ध्यान रखना। इसलिए लोकगीत आदिवासियों के लोगों द्वारा पूजा किया करते थे। यानी इसलिए जो लोकगीत है ना, लोकगीत आदिवासियों लोग द्वारा पूजा किया करते थे, क्योंकि यह न केवल मनोरंजन प्रदान करता है बल्कि महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है जो एक दिन के जीवन में उपयोग की जा सकती है। ध्यान रखना दोस्तों, जो लोकगीत होते ज़रूरी नहीं कि एक हमें मनोरंजन प्रदान के साथ साथ दोस्तों अगर किसी देश के या किसी व्यक्ति के ऊपर वो जो लोकगीत गाया जा रहा है तो उस व्यक्ति के चरित्र, उसका जो जीवन संघर्ष रहा है उसके बारे में भी हमें वो तमाम जानकारी देता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, ये तो अभी हमने जान लिया कि जो भारतीय लोकगीत है उसकी जो इतिहास और जो उसकी मतलब परिचय है वो किस प्रकार रहा है, जैसे उद्भव हुआ है इसका। और साथ में अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में राज्य विशेष में जो जुड़े कौन कौन से दोस्तों वो लोकगीत गाए जाते हैं। तो कुछ हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भारत में भी लोकगीत है अलग अलग देश में और अलग अलग उद्देश्य से वो गाए जाते हैं। तो वो सभी तमाम दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने हेडिंग लिख रखा है तो आप भी अच्छे से लिख सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, राज्य विशेष से जुड़े कई प्रकार के लोकगीत जो इस प्रकार हैं। तो हम एक एक बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जो से पहले आई गया पंडवानी, जो मैंने आपको बताया कि हिंदू महाकाव्य जो महाभारत था उसके समान पुराना है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया, जैसे महाभारत में कोई चेंज नहीं आया। तो बात कर लेते हैं पंडवानी। यह लोकगीत महाकाव्य महाभारत और भीम पर आधारित हैं। यह मैंने आपको बताया अभी पीछे। इसमें गायन यानी जो गाने वाला है और वादन यानी इसमें जो गाने वाला है गायन और वादन यानी जो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला दोनों का समावेश होता है। ठीक है, सामान्यतः गीत जो है ना तंबूरे की ताल पर आधारित होते हैं। तंबूरा दोस्तों एक वीणा होते हैं, जैसे एक गिटार के टाइप्स होता है ना जिसमें तार बंधे रहते हैं 3, तो वो होता है तंबूरे। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सामान्य तौर पर यह गीत तंबूरे की ताल पर आधारित होता है। यह लोक संगीत छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और दोस्तों आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना पंडवानी कहाँ का मतलब जो लोकगीत गाया जाता है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। ओके, इसमें अगर प्रसिद्ध कलाकारों की बात करी जाए तो वर्तमान समय में दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक तीजन बाई हैं। इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से दोस्तों सम्मान दिया जा चुका है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों और जो तमाम लोकगीत गाए जाते हैं भारतीय लोकगीतों में, तो बात कर लेते हैं दोस्तों बेहू गेट। तो ध्यान रखना दोस्तों, बेहू गेट एक लोकगीत है जो यह लोकगीत दोस्तों असम में अपनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना यह लोकगीत यह लोक संगीत असम में प्रसिद्ध बिहू त्योहार के दौरान किया जाता है। यह आमतौर पर युवा लड़कों व लड़कियों द्वारा किया जाता है। ओके, कई कहानियों को बिहू गेट के माध्यम से व्यक्त किया जाता है और विषयों में अक्सर जो इनके जो विषय यानी जो बिहू गेट जो लोकगीत है उसमें जो भी मतलब सब्जेक्ट होता है वो किस पर आधारित होता है दोस्तों, अक्सर वो प्रकृति,
प्रेम, रिश्ते, सामाजिक संदेशों और हास्य कहानियों पर आधारित होता है। यानी जो भी बिहू गीत जो लोकगीत है उसमें जो लोग गाते हैं गाना, उनका जो सब्जेक्ट रहता है ना वो नेचुरल को लेकर होता है। यानी जो हमारी प्राकृतिक जो नेचुरल सुंदरता है ना, ब्यूटी है, उनके बारे में, प्रेम के बारे में, जो हमारे रिलेशंस, सामाजिक संदेश और हास्य कहानी, यानी जो भी कह सकते हैं कि जो हैप्पी नैरेटिव्स होती है उन पर आधारित होता है ये बिहू गीत। तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों लावणी, यानी जो लावणी लोक संगीत है। लावणी जो है दोस्तों महाभारत का एक लोकप्रिय संगीत है जो मूल रूप से दोस्तों सैनिकों के मनोरंजन के लिए किया गया था। यानी जो लावणी की शुरुआत सबसे पहले जो की गई थी ये दोस्तों सैनिकों के मनोरंजन के, यानी सैनिकों के लिए स्पेशली ये दोस्तों इस चीज़ लावणी का गायन किया गया था। यह गीत आमतौर पर महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह समाज और राजनीति संबंधी जानकारी देता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों, एक तो निर्गुणी लावणी और दोस्तों एक श्रृंगारी लावणी। तो इसको ध्यान रखना। ओके, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक भटियाली जो लोकगीत है इसके बारे में भी। भटियाली जो गीत है, लोकगीत प्राचीन बंगाल के मधुआरा में गाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, भटियाली को प्राचीन बंगाल के मधुआरों ने गाया था। मधुआरों का दोस्तों वो होते हैं जो बंगाल में जो बेव बंगाल, यानी जो वहाँ की हल्दिया है ना, हल्दिया जो नदी घाटी है, तो उसमें जो मछुआरे होते हैं उनके द्वारा दोस्तों इस गीत को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। तो मछुआरों ने गाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस संगीत में रूप का उपयोग बंगाल के औरनों और मछुआरों द्वारा किया गया था ताकि वे अपने आप को मनोरंजन के लिए रख सकें। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं, और अगर गीत पे हम चर्चा करें तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बाउल। ठीक है, बाउल जो लोक संगीत है 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के संगीतकारों के एक समूह को बाउल्स के नाम से जाने लगा। इसमें इन लोगों द्वारा हिंदू भक्ति आंदोलन का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है और उनके द्वारा नियोजित संगीत, यानी जो प्लानिंग के द्वारा जो सॉन्ग होते हैं उनके जो स्वर होते हैं प्रकृति से प्रभावित होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनके द्वारा जो बाउल्स कम्युनिटी के द्वारा जो भी लोकगीत गाए जाते थे वो बेसिकली दोस्तों नेचुरल से रिलेटेड होते थे। ओके, उनसे ही प्रभावित होते थे। तो दोस्तों अंतिम हम बात कर लेते हैं जो गीत है कौन सा, उत्तराखंडी संगीत। तो ये तो बताने की नहीं है, उत्तराखंडी से दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा, उत्तराखंडी यानी उत्तराखंड में दोस्तों गाया जाता है। ओके, यह जो उत्तराखंडी संगीत उत्तराखंड राज्य में अक्सर त्योहार और धार्मिक समारोह के दौरान उत्तराखंडी संगीत का प्रदर्शनकारी किया जाता है। गीत आमतौर पर प्राकृतिक के महत्व, ऐतिहासिक पात्रों की बहादुरी और कहानी और राज्य की महत्वपूर्ण संस्कृति प्रथाओं पर व्यक्त किया जाता है। यानी जो हर किसी कोई भी अगर बात, अभी हमने आपसे तमाम जो लोक संगीत बात करें उनका जो विषय है दोस्तों अधिकतर मोस्टली नेचुरल पे ही रहा है हर किसी का। तो जैसे उत्तराखंडी संगीत का दोस्तों नेचुरल पे रहा है, जो भी हमारे ऐतिहासिक जो भी हिस्टोरिक पात्रों की जो भी ब्रेव कहानी है उन पर आधारित रहा, और राज्य की जो भी महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ हैं जो प्राचीन काल से ट्रेडिशन बनी आ रही है उन पर दोस्तों ये व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने तमाम इनके जो लोकगीत है उसका संगीत का इतिहास और जो इसका परिचय और तमाम राज्यों में दोस्तों जो अपनाए जाते हैं इस समय लोक संगीत, वो भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फेलो सहपाठियाँ उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें आज हमने आपको बता दिया भारतीय लोक संगीत या लोकगीत किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, जो पहली बार देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो तमाम नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिलती रहे जब भी मैं अब दोस्तों वीडियो अपलोड करूं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं ताकि हम आपको तमाम जो नोटिफिकेशन अपडेट करते हो आप अपडेट होते रहो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। Audio Jungle.